कक्षा 12 के हिंदी साहित्य शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आशा शर्मा आज आपको अंतरा पुस्तक के गद्य भाग का पाठ 5 गांधी, नेहरू और यासिर अराफात पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें गांधी जी, नेहरू जी और यासिर अराफात से जुड़े 3 संस्मरण हैं, जिनके लेखक हैं भीष्म साहनी। लेखक भीष्म साहनी के परिचय के बाद आज इस पाठ का पहला भाग आपको पढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम भीष्म साहनी द्वारा लिखित गांधी जी से संबंधित संस्मरण का अध्ययन करेंगे। नेहरू जी और यासिर अराफात से जुड़े संस्मरणों को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। लेखक भीष्म साहनी का परिचय इस प्रकार है। भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी में सन 1915 में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई। उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन स्कूल में किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। तदुपरांत पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। देश विभाजन से पूर्व इन्होंने व्यापार के साथ साथ मानद अध्यापन का कार्य किया। विभाजन के बाद पत्रकारिता, इप्टा नाटक मंडली में काम किया। मुंबई में बेरोजगार भी रहे। फिर अंबाला के एक कॉलेज में तथा खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्यापन से जुड़े। कुछ समय बाद स्थायी रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में साहित्य का अध्यापन किया। लगभग 7 वर्ष विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मॉस्को में अनुवादक के पद पर भी कार्यरत रहे। रूस प्रवास के दौरान रूसी भाषा का अध्ययन और लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद उनकी विशेष उपलब्धि रही। लगभग 2.5 वर्षों तक नई कहानियाँ का कुशल संपादन किया। ये प्रगतिशील लेखक संघ तथा अफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी संबद्ध रहे। उनकी प्रमुख कृतियों में भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन आदि कहानी संग्रह रहे। झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर, ये इन्होंने उपन्यास लिखे। और माधवी, हानूश, कबीरा खड़ा बाज़ार में, मुआवजे आदि नाटक भी रचे। गुलेल का खेल, बालोपयोगी कहानियाँ आदि महत्वपूर्ण हैं। तमस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके साहित्यिक अवदान के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली ने उन्हें शलाका सम्मान से सम्मानित किया। उनकी भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग विषय को आत्मीयता प्रदान करता है। उनकी भाषा शैली में पंजाबी भाषा की सौंधी महक भी महसूस की जा सकती है। साहनी जी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके विषय को प्रभावी एवं रोचक बना देते हैं। संवादों का प्रयोग वर्णन में ताजगी ला देता है। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है, जो कि एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया है। सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का साथ तथा फ़िलिस्तीन में यासिर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत संस्मरण अत्यंत रोचक, सरस एवं पठनीय बन पड़ा है, क्योंकि भीष्म साहनी ने अपने रोचक अनुभवों को बीच बीच में जोड़ दिया है। इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दे भी पाठक के सामने उजागर हो जाते हैं। अब इस पाठ में गांधी जी से जुड़े लेखक के कुछ संस्मरण हैं, जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत है। उन दिनों मेरे भाई बलराज सेवाग्राम में रहते थे, जहां वह नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। यह सन 1938 के आसपास की बात है, जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था।
कुछ दिन उनके साथ बिता पाने के लिए मैं उनके पास चला गया था। रेलगाड़ी वर्धा स्टेशन पर रुकती थी। वहाँ से लगभग 5 मील दूर सेवाग्राम तक का फासला यानी दूरी इक्के या तांगे में बैठकर तय करना होता था। मैं देर रात सेवाग्राम पहुँचा। एक तो सड़क कच्ची थी, इस पर घुप्प अंधेरा था। घुप्प अंधेरा, घना अंधेरा। उन दिनों सड़क पर कोई रोशनी नहीं हुआ करती थी। रात देर तक हम बतियाते रहे। भाई ने बताया कि गांधी जी प्रातः 7 बजे घूमने निकलते हैं। इधर हमारे क्वार्टर के सामने से ही वह जाएंगे। कोई भी उनके साथ जा सकता है। तुम भी मन आए तो चले जाना। मैं सकुचाया। मैं अकेला उनकी पार्टी के साथ कैसे मिलूं? तुम भी साथ चलो। मैं तो रोज़ ही उन्हें देखता हूँ, भाई ने करवट बदलते हुए कहा। फिर बोला, अच्छा चलूँगा। दूसरे दिन मैं तड़के ही उठ बैठा। तड़के, सुबह बहुत जल्दी, और कच्ची सड़क पर आंखें गाड़े गांधी जी की राह देखने लगा। ऐन 7 बजे, ऐन यानी ठीक 7 बजे आश्रम का फाटक लांघ कर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए थे। उन पर नज़र पड़ते ही मैं पुलक उठा। पुलक यानी प्रसन्न हो गया। गांधी जी हूबहू मतलब बिल्कुल वैसे के वैसे लग रहे थे जैसा उन्हें चित्रों में देखा था। यहाँ तक कि कमर के नीचे से लटकती घड़ी भी परिचित सी लगी। बलराज अभी भी बेसुध सो रहे थे। हम रात देर तक बातें करते रहे थे। मैं उतावला हो रहा था। आखिर मुझसे न रहा गया और मैंने झिंझोड़कर उसे जगाया। झिंझोड़कर यानी पकड़ करके हिलाकर जगाया। उठो यार, गांधी जी तो आगे भी निकल गए। मैंने तुमसे कहा था तुम अपने आप चले जाना। बलराज आंखें मलते हुए उठ बैठे। मैं अकेला कैसे जाता? जिस समय हम बाहर निकले गांधी जी की पार्टी काफ़ी दूर जा चुकी थी। चिंता नहीं करो, हम उनसे जा मिलेंगे और वापसी पर तो उनके साथ ही होंगे। आखिर हम कदम बढ़ाते कुछ ही देर में उनसे जा मिले। गांधी जी ने मुड़कर देखा। भाई ने आगे बढ़कर मेरा परिचय कराया। मेरा भाई है, कल ही रात पहुंचा है। अच्छा, इसे भी घेर लिया? गांधी जी ने हंसकर कहा। नहीं बापू, यह केवल कुछ दिन के लिए मेरे पास आया है। गांधी जी ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और सिर हिला दिया। मैं साथ चलने लगा। गांधी जी के साथ चलने वाले लोगों में से मैंने 2-1 को पहचान लिया। डॉक्टर सुशीला नैयर थीं और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। मैं कभी आसपास देखता, कभी नज़र नीची किए ज़मीन की ओर, गांधी जी की धूल भरी चप्पलों की ओर देखने लगता। मैं गांधी जी से बात करना चाहता था, पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। फिर सहसा ही मुझे सूझ गया। आप बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी में आए थे, मैंने कहा। गांधी जी रुक गए। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में चमक सी आई और मुस्कुराकर बोले, याद है, मैं कोहाट से रावलपिंडी गया था। मिस्टर जॉन कैसे हैं? मैंने जॉन साहब का नाम सुन रखा था। वे हमारे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे। बैरिस्टर यानी वकील थे। मुस्लिम सज्जन थे। संभवतः गांधी जी उनके यहाँ ठहरे होंगे। फिर सहसा ही गांधी जी के मुंह से निकला, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था। हमसे थोड़ा ही पीछे महादेव देसाई मोटा सा लठ उठाए चले आ रहे थे। कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे बढ़ाए और उस दौरे से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे। और एक बार जो सुनाना शुरू किया तो आश्रम के फाटक तक सुनाते चले गए। किसी किसी वक्त गांधी जी बीच में हंसते हुए कुछ कहते। वे बहुत धीमी आवाज़ में बोलते थे, लगता अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने साथ ही विचार विनिमय कर रहे हैं। उन दिनों को स्वयं भी याद करने लगे हैं। शीघ्र ही वे सब आश्रम के अंदर जा रहे थे। मैं सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा। अक्सर ही प्रातः उस टोली के साथ हो लेता। शाम को प्रार्थना सभा में जा पहुंचता, जहां सभी आश्रमवासी तथा कस्तूरबा एक ओर को पालथी मारे और दोनों हाथ गोद में रखे बैठी होती और बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगती। उन दिनों एक जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम की प्रदक्षिणा करता। चीवर यानी भिक्षुओं का पहनावा, एक प्रकार का वस्त्र, और प्रदक्षिणा करता यानी परिक्रमा करता। लगभग मील भर के घेरे में बार बार अपना गांग बजाता हुआ आगे बढ़ता जाता। गांग एक तरह का बाजा होता है।
गांग की आवाज़ हमें दिन में अनेक बार कभी एक ओर से तो कभी दूसरी ओर से सुनाई देती रहती। उसकी प्रदक्षिणा प्रार्थना के वक्त समाप्त होती। जब वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता और एक ओर को बैठ जाता। उन्हीं दिनों सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। पृथ्वी सिंह आज़ाद आए हुए थे, जिनके मुंह से वह सारा किस्सा सुनने को मिला कि कैसे उन्होंने हथकड़ियों समेत भागती रेलगाड़ी में से छलांग लगाई और निकल भागने में सफल हुए और फिर गुमनाम रहकर बरसों तक एक जगह अध्यापन कार्य करते रहे। उन्हीं दिनों वहाँ पर मीरा बेन थी। खान अब्दुल गफ्फार खान आए हुए थे। कुछ दिन के लिए राजेंद्र बाबू भी आए थे। उनके रहते ये नहीं लगता था कि सेवाग्राम दूर पार का कस्बा हो। एक दिन दोपहर के समय मैं आश्रम के बाहर निरुद्देश्य सा टहल रहा था, जब सड़क के किनारे एक खोखे के पीछे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। खोखा एक कुटिया के पीछे आवाज़ आ रही थी, मैं मर रहा हूँ, बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊँगा, बापू को बुलाओ। मैंने उस ओर कदम बढ़ा दिए। खोखे के अंदर 15 साल का एक लड़का, जो देखने में गांव का रहने वाला जान पड़ता था, पड़ा हुआ हाथ पैर पटक रहा था और हाँफता हुआ बार बार कहे जा रहा था, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। 2-1 आदमी उसके पास आकर खड़े हो गए थे। उसमें से एक आश्रमवासी जान पड़ता था। अरे कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या हुआ है? वैद्य को बुलाएं? बापू को बुलाओ, लड़का बार बार दोहराए जा रहा था। बापू नहीं आ सकते, ज़रूरी मीटिंग चल रही है। पर लड़का बराबर चिल्लाए जा रहा था और हाथ पांव पटक रहा था। इतने में मैंने आंख उठाकर देखा तो गांधी जी चले आ रहे थे। दोपहर का वक्त था और वह अपने नंगे बदन पर खादी की हल्की सी चादर ओढ़े मैदान लांग रहे थे। आ गए बापू, आ रहे हैं, आश्रमवासी ने कहा, जिस पर लड़का ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा, बापू मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, और दाएं बाएं सिर झुलाने लगा। गांधी जी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसके फूले हुए पेट की ओर उनकी नज़र गई। उस पर हाथ फेरा और बोले, ईख पीता रहा है? ईख का अर्थ है गन्ना। इतनी ज़्यादा पी गया, तू तो पागल है। कुछ देर तक तो गांधी जी उसके फूले हुए पेट पर हाथ फेरते रहे, फिर उसे सहारा देकर उठाते हुए बोले, इधर नीचे उतरो और मुंह में उंगली डालकर कै कर दो। चलो, कै कर दो अर्थात उल्टी कर दो। और कहते हुए हंस पड़े, तू तो पागल है। लड़का हाय हाय करता हुआ नीचे उतरा और नाली के किनारे बैठ गया। गांधी जी उसकी पीठ पर हाथ रखे झुके रहे। थोड़ी ही देर में उसका पेट हल्का हो गया और वह हाँफता हुआ बैठ गया। अब इधर खोखे में आकर लेट जा। कुछ देर चुपचाप लेटा रहे। कुछ देर गांधी जी उसके पास खड़े रहे। फिर आश्रमवासी को कोई हिदायत यानी कुछ शिक्षा देकर, नसीहत देकर मुड़ गए और हंसते हुए तू तो पागल है कहकर मैदान पार करने लगे। गांधी जी के चेहरे पर लेश मात्र भी क्षोभ का भाव नहीं था। लेश मात्र, जरा सा भी। क्षोभ, रोष नहीं था। रोष का कोई भाव नहीं था। वे हंसते हुए चले गए। हर दिन प्रातः जिस कच्ची सड़क पर वे घूमने निकलते, उसके एक सिरे पर एक कुटिया थी, जिसमें एक रुग्ण व्यक्ति रहते थे। रुग्ण मतलब बीमार। संभवतः वह दिक के मरीज थे। दिक अर्थात तपेदिक की बीमारी थी उन्हें। गांधी जी हर दिन उसके पास जाते और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते। उनका वार्तालाप गुजराती भाषा में हुआ करता। मैं समझता हूँ गांधी जी की देखरेख में उसका इलाज चल रहा था। यह गांधी जी का रोज का ही नियम था। ये हमने पाठ पढ़ा है, संस्मरण। अब इस संस्मरण में गांधी जी से संबंधित बहुत सी बातें भीष्म साहनी जी ने बताई हैं। इन संस्मरणों में भीष्म साहनी ने सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य प्राप्त करते हुए उनके व्यक्तित्व और स्वभाव के कुछ पहलू जाने और अभिव्यक्त किए। गांधी जी कितने सरल, सहज, आत्मीय, दयालु, हंसमुख होने के साथ साथ एक कुशल प्राकृतिक चिकित्सक भी थे। इन सब गुणों का परिचय हमें इस संस्मरण के द्वारा मिलता है। अब पाठ के अगले भाग में हम नेहरू जी और यासिर अराफात से जुड़े संस्मरणों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।